गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में आपको सिर्फ एक टॉपिक एक्सप्लेन किया गया था, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि रासायनिक साम्यावस्था क्या होती है। और उसमें आपको एक रिलेशन भी बताया गया था कि KF अपॉन KB इज इक्वल टू KC, यानी जो हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, अग्र अभिक्रिया होती है, और जो पश्च अभिक्रिया होती है, इन दोनों के जो स्थिरांक होते हैं, रेट कांस्टेंट होते हैं, यानी जो वेग स्थिरांक होते हैं, उनका जो रेशियो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि साम्य स्थिरांक के इक्वल होता है। ये आपको कल एक्सप्लेन किया गया था। आज आपको बताया जाएगा सबसे पहला टॉपिक रासायनिक साम्यावस्था की विशेषताएं, यानी कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है, कहां पर हम रिएक्शन में उसका यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहला पॉइंट, रासायनिक साम्यावस्था पर निकाय में उपस्थित अभिकारकों एवं उत्पादों की सांद्रताएं समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं तथा स्थिर हो जाती हैं। यानी कि जब केमिकल इक्विलिब्रियम अराइज हो जाता है तो हमारा जो सिस्टम है जिसमें केमिकल रिएक्शन हम करा रहे हैं, जिस सिस्टम में, उसमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे और जो प्रोडक्ट होगा, हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, उन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आता है। रिएक्शन कंटिन्यू रहेगी, अभिक्रिया चलती रहेगी, लेकिन जो दोनों की सांद्रताएं हैं, दोनों के जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। सेकेंड पॉइंट, साम्य अवस्था पर अग्र व पश्च अभिक्रियाओं की दर समान हो जाती है। अभी हमने ये तो पढ़ा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, रासायनिक साम्य गतिक होता है, यानी कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो डायनेमिक प्रोसेस है। इसमें जब भी हमारी किसी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अराइज होगा, मतलब कि जब हमारे अभिकारक और उत्पाद दोनों की जो वेग है, दोनों की जो गति है वो समान हो जाएगी, दोनों का जो रेट है वो इक्वल हो जाएगा, उस कंडीशन में भी जो केमिकल रिएक्शन है वो चलती रहेगी, रासायनिक अभिक्रिया चलती रहेगी, ए से बी, बी से ए बनता रहेगा, लेकिन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में, दोनों की सांद्रताओं पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसके कारण हम ये नहीं बता पाएंगे कि ये अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है, यानी कि ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है। तो बोला गया कि रासायनिक साम्य गतिक होता है, यानी कि डायनेमिक होता है। साम्यावस्था अभिकारक व उत्पाद दोनों की ओर से प्राप्त की जा सकती है। मतलब इक्विलिब्रियम जो है, जरूरी नहीं है कि जब रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हो रही हो या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ हो रही हो, कह रहे हैं कि जो इक्विलिब्रियम है वो दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में अराइज हो सकता है। नेक्स्ट, अगर हम चेंज किस में करें, परिस्थितियों में परिवर्तन करें, यानी कंडीशन चेंज करें। कंडीशन क्या चेंज कर सकते हैं, हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर सकते हैं, हम टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, हम प्रेशर चेंज कर सकते हैं। तो अगर परिस्थितियों में परिवर्तन किया जाए तो हम साम्य स्थिरांक में भी परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, साम्य अवस्था पर किसी अभिक्रिया के लिए मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन का मान शून्य होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम अराइज हो गया तो जो चेंज इन एनर्जी होगा, जो ऊर्जा का मान जो परिवर्तित होता है, वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि जब रिएक्शन दोनों ही डायरेक्शन में इक्वल हो रही है तो ना ही एनर्जी का लॉस होगा, ना ही एनर्जी का गेन होगा, ना ही ऊर्जा बढ़ेगी, ना ही ऊर्जा घटेगी। उसकी जो नेट वैल्यू है, उसके चेंज होगा, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समांगी एवं विषमांगी दोनों प्रकार के निकाय साम्यावस्था दिखाते हैं, यानी कि चाहे आपका सिस्टम होमोजीनियस नेचर का हो या हेट्रोजीनियस का, दोनों ही कंडीशन में इक्विलिब्रियम अराइज हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, बस क्या है, रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, रिवर्सिबल रिएक्शन होनी चाहिए, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया होनी चाहिए। इरिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम नहीं आता है। साथ ही उत्प्रेरक की उपस्थिति से रासायनिक साम्यावस्था जल्दी आ जाती है, परंतु साम्य स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं होता है। जो रेट कांस्टेंट है, जो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कैटलिस्ट ऐड कर दिया, उत्प्रेरक डाल दिया किसी अभिक्रिया में, तो उसकी वजह से साम्यावस्था जल्दी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का काम करता है, यानी कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। जब अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया उतनी ही तेजी से पूरी हो जाएगी और जो साम्य अवस्था है, जो इक्विलिब्रियम है, वो जल्दी अराइज हो जाएगा। और ये पॉइंट आपको पहले ही बता दिया गया कि रासायनिक साम्यावस्था केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही पाई जाती है। एंड रासायनिक साम्यावस्था के प्रदर्शन हेतु अभिकारक एवं उत्पादों के बीच इस संकेत का, मतलब दोनों साइड, डबल साइड एरो का यूज करते हैं। जब भी इक्विलिब्रियम अराइज होता है तो हम वहां पर किस कंडीशन का यूज करते हैं, इस साइन का यूज करते हैं। ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक केमिकल इक्विलिब्रियम के, यानी कि रासायनिक साम्यावस्था की विशेषताएं।
कल आपको पूरा थ्योरेटिकली समझाया गया था इक्विलिब्रियम के बारे में, आज आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। एक रिएक्शन है जिसमें N2 जो है वो हमारा 3H2, एक नाइट्रोजन की जो वॉल्यूम है नाइट्रोजन गैस, ये 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से जब रिएक्शन करती है तो यहाँ पर 2 मोल NH3 जो है अमोनिया रिलीज होती है, और डेल्टा H की जो वैल्यू यानी कि हमें साथ में कुछ एनर्जी भी मिलती है, कुछ ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की जो रिएक्शन है अमोनिया बनाने की, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो जब रिवर्सिबल रिएक्शन होगी तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में प्रोसीड होगी। तो एक कंडीशन थी t बराबर 0, मतलब स्टार्टिंग टाइम जब 0 था, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो इसका यहाँ पर 1 वॉल्यूम था, इसका 3 वॉल्यूम था, ये 2 वॉल्यूम बन रही थी। कुछ टाइम बाद टाइम t1 जब थोड़ा समय बीता तो उस समय नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी यानी कि घटेगी, और अमोनिया की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि ये हमारी घटेगी सांद्रता यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, और अमोनिया की जो सांद्रता है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो भाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन घटती जा रही है, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, और उसी समय कुछ अमाउंट में की जो अमोनिया कुछ अमाउंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में भी कन्वर्ट होता जा रहा। तो आफ्टर सर्टेन टाइम टी, कुछ समय पश्चात इन दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन 1 और कॉन्सेंट्रेशन 2, ये दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो सांद्रता है वो अमोनिया की सांद्रता के बराबर होगी। भाई कारण समझिए ना कि यहाँ पर इन दोनों की जो सांद्रता है वो घटती जा रही है और इसकी बढ़ती जा रही है, तो कहीं बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, और उस कंडीशन में ही इन दोनों के बीच, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अराइज हो जाएगा, और रिएक्शन वहीं पर क्या हो जाएगी, स्टेबल कंडीशन में आ जाएगी। स्टेबल हो जाने का मतलब स्टॉप नहीं होगी, रुकेगी नहीं, रिएक्शन चलती रहेगी, अभिक्रिया चलती रहेगी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बनाते रहेंगे, और अमोनिया वापस से नाइट्रोजन हाइड्रोजन में डिसोसिएट होती रहेगी, लेकिन जो अमाउंट होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में, दोनों की सांद्रताओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी अवस्था को इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था कहा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हिंदी में कहते हैं द्रव्य अनुपाती का नियम। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको समझना है एक वर्ड, एक्टिव मास। इसको हिंदी में कहा जाता है सक्रिय द्रव्यमान। एक्टिव मास या सक्रिय द्रव्यमान का मतलब क्या है, A प्लस B ये दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, और ये यहाँ पर C प्लस D बना रहे हैं, मतलब ये दोनों रिएक्टेंट जो है C और D दो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उस कंडीशन में A और B जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इनका वो मास, इनका वो द्रव्यमान जो अभिक्रिया करने के लिए एक्टिव है, यानी रिएक्शन में प्रोसीड या पार्टिसिपेट करने के लिए एक्टिव है, यानी कि अभिकारकों की वह मात्रा जो अभिक्रिया में भाग लेने के लिए क्या है, सक्रिय है, उसे उन अभिकारकों का सक्रिय द्रव्यमान यानी कि एक्टिव मास कहा जाता है। जो रिएक्टेंट होते हैं जब वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं तो हर एक रिएक्टेंट की अपनी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। एक्टिवेशन एनर्जी को हिंदी में कहते हैं संक्रियण ऊर्जा। संक्रियण ऊर्जा का मतलब कि भाई कोई भी रिएक्टेंट जो है वो नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि हमने नाइट्रोजन लिया हाइड्रोजन लिया दोनों को ऐसे मिक्स कर दिया और अमोनिया बनना स्टार्ट हो गई। हर एक रिएक्शन का अपना एक पैटर्न होता है, एक फिनोमेना होता है, उन सर्टेन कंडीशंस में, उन अवस्थाओं में ही अभिक्रिया पूर्ण होती है। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, जो अभिकारक अणु हैं, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, उनको उतनी एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है कि वो क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, वो एक्टिव हो जाए, वो सक्रिय हो जाए, और उस ऊर्जा को किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को रिएक्शन के लिए एक्टिव करने के लिए, किसी भी अभिकारक अणु को अभिक्रिया में भाग लेने के लिए, सक्रिय करने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है, सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी। कुछ रिएक्टेंट्स में ये एक्टिवेशन एनर्जी खुद ही होती है और कुछ में हमें अपनी तरफ से देनी पड़ती है। कुछ में ज्यादा होती है तो हमें उल्टा उनकी सक्रियण ऊर्जा को कम करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में जब हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं जब एक्टिव होते हैं तो उन मॉलिक्यूल्स का वो पार्ट, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का वह भाग जो अभिक्रिया में भाग लेगा, उसे ही सक्रिय द्रव्यमान यानी कि एक्टिव मास कहा जाता है। और इस एक्टिव मास से ही रिलेटेड है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन यानी कि द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। अब ये कहता क्या है, ध्यान से समझिएगा।
स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर, यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट, मतलब वो स्पीड जिस पर कोई भी सब्सटेंस जाकर के क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उसके उचित घातांक लगाए गए सक्रिय मान के समानुपाती होती है। ये उचित घातांक लगाए गए सक्रिय मान का मतलब है कि उस मॉलिक्यूल का वो मास जो अभिक्रिया करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए एक्टिव है यानी कि सक्रिय है, उसके क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। कल भी आपको ये चीज एक्सप्लेन करी गई थी कि जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, अभिक्रिया की जो दर होगी, वो हमेशा अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करेगी। अभिकारकों की सांद्रता अगर कम है तो उस अवस्था में रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, अभिकारकों की सांद्रता ज्यादा है तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, अभिक्रिया की जो दर है, वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि स्थिर ताप पर, टेम्परेचर कांस्टेंट रखने पर, हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, अभिक्रिया की जो दर होगी, वो किसी भी पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती हो, यानी कि जो हमारे रिएक्टेंट सब्सटेंस हैं उनके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, एक्टिव मास बढ़ाएंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को एक्टिव करेंगे, वैसे वैसे स्पीड जो है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इट इज लाइक कि आप जब बाइक चलाते हैं तो जितना ज्यादा आप एक्सेलरेट करते हैं, तो जितना ज्यादा आपने इंजन फ्यूल को प्रोवाइड, इंजन को फ्यूल प्रोवाइड कराया, जो आपका इंजन है गाड़ी का, उसमें जितना ज्यादा ईंधन आप क्या करेंगे, डालेंगे, एक्सेलरेटर को बढ़ाकर, उतनी ही तेज आपकी क्या होती जाएगी, स्पीड होती जाएगी। ठीक वैसे ही यहाँ पर जैसे जैसे आप केमिकल रिएक्शन में जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको जितना ज्यादा एक्टिव करेंगे, उनको जितना ज्यादा सक्रिय करेंगे, उतना ही तेज आपकी अभिक्रिया होगी। और कह रहे हैं कि उस पूरी अभिक्रिया का वेग, जो पूरी अभिक्रिया की जो वेलोसिटी होगी, जो स्पीड होगी, पूरा रिएक्शन जो है उसकी जो स्पीड होगी, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सारे रिएक्टेंट, क्योंकि किसी भी अभिक्रिया में ऐसा तो होता नहीं कि एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो सकता है किसी अभिक्रिया में, किसी रिएक्शन में जो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वो एक से ज्यादा हैं, यानी कि अभिकारक अणु एक से ज्यादा हैं। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के केस में दो हमारे मॉलिक्यूल थे, एक नाइट्रोजन था, एक हाइड्रोजन था। तो उस कंडीशन में जो पूरी रेट ऑफ रिएक्शन होगा, पूरी अभिक्रिया का जो वेग होगा, वो सभी अभिकारकों के एक्टिव मास यानी कि सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि तब उनके जो एक्टिव मास है उनका आपस में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। अब इसको फिर से एक एग्जांपल के थ्रू समझिए जो थ्योरी इन्होंने कही है। यहां पर ये ए और बी दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं सी प्लस डी, और उसी तरह से जो सी प्लस डी जो प्रोडक्ट है वो ए प्लस बी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ए प्लस बी से सी प्लस डी की तरफ जो रिएक्शन होगी, ये होगी फॉरवर्ड रिएक्शन, अग्र अभिक्रिया, तो इसका रेट होगा आर एफ। और ये जो सी प्लस डी से ए प्लस बी की तरफ की रिएक्शन है वो होगी पश्च अभिक्रिया, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन, और इसका रेट होगा आर बी। तो हमने कहा कि जो आर एफ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वो एक्टिव मास, एक्टिव मास को शो करते हैं ऐसे बिग ब्रैकेट में रखकर। तो जितने भी रिएक्टेंट आपने यूज करे उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इसी तरह से आरबी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, सी प्लस सी और डी के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अब यहां पर सिर्फ एक एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता तो आर एफ जो है वो सिर्फ एक होता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और आरबी सिर्फ सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। लेकिन यहां पर क्योंकि जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे, जितने भी अभिकारक अणु होंगे, उन सबके सक्रिय मान के गुणनफल के समानुपाती होती है, यानी कि उन सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यही हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन यानी कि द्रव्य अनुपाती का नियम कहता है। अब जो आपका एक्टिव मास है, किसी भी रिएक्शन में एक्टिव मास अगर निकालना हो, आपको कैसे पता चले कि कितना मास एक्टिव है, कितना जो द्रव्यमान है वो सक्रिय है अभिक्रिया में भाग लेने के लिए, ये कैसे पता लगाएं, तो फॉर्मूला देखिएगा, एक्टिव मास इज इक्वल टू, इसको अगर हम ए से रिप्रेजेंट करें एक्टिव मास को, तो ये इक्वल होता है मास ऑफ सब्सटेंस, यानी कि इसको हम कह सकते हैं पदार्थ का द्रव्यमान बटे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस इनटू
वॉल्यूम इन लीटर, यानी कि पदार्थ का अणुभार गुणे आयतन लीटर में। एक्टिव मास का फॉर्मूला हमने क्या कहा कि सबसे पहले तो ये बताइए कि कितना सब्सटेंस का मास आपने लिया, पदार्थ का द्रव्यमान है कितना, बटे उस पदार्थ का अणुभार कितना है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इनटू वॉल्यूम इन लीटर। जो आपकी सब्सटेंस की जो वॉल्यूम है वो कितनी है लीटर में। तो आपको उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का, उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान यानी कि एक्टिव मास पता चल जाएगा। इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए कि एक्टिव मास कैसे निकाला जाता है। तो हमने यहाँ पर 2 लीटर का एक वेसल लिया, 2 लीटर उसकी वॉल्यूम है, इसमें हमने 4 ग्राम हाइड्रोजन डाली और 127 ग्राम हमने डाली आयोडीन। तो जब H2 और I2 आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड। तो जो हाइड्रोजन आयोडाइड बनी वो बनी 128 ग्राम। ये रिएक्शन दोनों ही डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही होगी। तो अब हमें यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड के एक्टिव मास को कैलकुलेट करना है। सबका हमें क्या पता है, हमें सबका वेट पता है, मॉलिक्यूलर वेट यानी कि अणुभार निकालना हमें आना चाहिए। अणुभार निकालने के लिए जितने भी परमाणु उपस्थित हैं, जितने भी हमारे एटम्स प्रेजेंट हैं, उन सबका एटॉमिक वेट वहां पर ऐड करके लिख देते हैं, यानी कि उन सबका परमाणु भार जोड़ करके लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का एक्टिव मास निकालने जा रहे हैं। हमने एक्टिव मास का फॉर्मूला क्या बोला, पदार्थ का द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन पदार्थ का अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो हाइड्रोजन उन्होंने कहा कितनी है, 4 ग्राम है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 ग्राम हो गया। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है, कितना होता है, एक हाइड्रोजन एटम का होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन एटम का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वॉल्यूम कितनी दी है, 2 लीटर दी हुई है। तो इस कंडीशन में हाइड्रोजन का एक्टिव मास कितना हो गया, 4/2 × 2 दैट इज 1 मोल पर लीटर। 1 लीटर में 1 मोल एक्टिव होगा। सेकेंड कंडीशन, आयोडीन के लिए वेट दिया है 127 ग्राम और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है आयोडीन का, एक आयोडीन एटम का होता है 127 और 2 का होता है 254, वॉल्यूम है 2 लीटर। तो इनका एक्टिव मास निकालने के लिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, तो फाइंड किया, आ गया 0.25 मोल पर लीटर। HI के लिए वेट ऑफ HI 128 ग्राम, तो हाइड्रोजन आयोडाइड का वेट दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर वेट होता है हाइड्रोजन आयोडाइड का 128, यानी कि भार भी 128 दिया है और अणुभार भी कितना होता है, 128 ही होता है। कैसे, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1 और आयोडीन का वेट होता है 127, ऐड किया 128, वॉल्यूम अभी भी वही, वेसल हमारा 2 लीटर का है, तो इसका एक्टिव मास निकाला तो 0.5 मोल पर लीटर। तो इस तरह से जब हाइड्रोजन आयोडीन के बीच रिएक्शन होकर के हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा तो वहां पर तीनों के जो एक्टिव मास हैं जो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कितने होंगे, हाइड्रोजन का होगा 1 मोल पर लीटर, तो 2 लीटर लिए तो 2 मोल होंगे। आयोडीन का कितना होगा 0.25 मोल पर लीटर, तो 2 लीटर लिए तो 0.5 मोल हो जाएगा और 0.5 मोल होगा हाइड्रोजन आयोडाइड का पर लीटर। इस तरह से हम जो हमारे सब्सटेंस होते हैं उनके एक्टिव मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक्टिव मास का मतलब होता है उनकी सांद्रता से, यानी कि पदार्थ के सांद्रता एवं सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन से। ये बात ध्यान रखेंगे। तो आज के समझने के लिए आपके लिए इतना ही कि आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम ध्यान में रखनी है। दूसरा, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, चाहे वो फॉरवर्ड रिएक्शन हो चाहे वो बैकवर्ड रिएक्शन हो, दोनों ही सब्सटेंस के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर सब्सटेंस एक है तो उससे डायरेक्टली उस सब्सटेंस के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी पदार्थ के ही सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होंगे। और अगर एक से ज्यादा अभिकारक हैं तो उन सभी के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। और सक्रिय द्रव्यमान निकाला कैसे जाता है, एक्टिव मास कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला और जो अभी आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया गया। अब कल के एक्सप्लेनेशन में हम समझेंगे कि ये जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है, जो साम्यावस्था होती है, जो रासायनिक साम्य है, उसमें जो हमारा द्रव्यानुपाती का नियम है, लॉ ऑफ मास एक्शन है, उसे कहाँ हम यूज कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।